नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र कड़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज की सेशन में भी आपको साइंस के टॉप मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, और एक बेहतरीन मोस्ट टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों, अगर आप पहले अगर आप चैनल पर सबसे पहले विजिट करे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ कहीं आपके ग्रुप में या आपके फ्रेंड सर्कल में साइंस का कोई विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा सीईटी, पशु परिचय, रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे या जहाँ कहीं भी उसको साइंस के पोर्शन को कवर करने की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट वापस दोबारा एक नए सेशन में हमेशा लाता रहूं साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव किस रूप में शरीर से नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक टॉपिक वाइज क्विज चल रही है साथियों। हम डेली टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं। पहले अपन बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स को। तो साथियों, अपन बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, जितने भी तंत्र है उन सभी तंत्रों के विषय में फिलहाल अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है साथियों उत्सर्जन तंत्र। क्या है साथियों? उत्सर्जन तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों, उत्सर्जन होता क्या है। साथियों, उत्सर्जन के विषय में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। बेसिकली जनरली क्या उत्सर्जन की क्या परिभाषा हो सकती है, इसका क्या मतलब होता है। तो साथियों, हमारे शरीर में क्या होता है कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या उपापचय क्रियाओं के द्वारा विभिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का या हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है साथियों। किनका? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का या हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसको विभिन्न अंगों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं साथियों। तो उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है साथियों। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव किस रूप में अपने शरीर से नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं। यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मानव है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालता है। तो उसमें मानव है वो नाइट्रोजन को किस रूप में बाहर निकालता है। ऑप्शन है अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में या फिर यूरिया के रूप में। तो साथियों, मानव यूरिया के रूप में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया। और साथियों, अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है साथियों, अमोनोटेलिक। और जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और इसी के साथ याद रखिए साथियों, जो जीव एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, एमिनो अम्लों का, तो उन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है, एमिनोटेलिक। और इसी के साथ ही जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है, यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है। अच्छा साथियों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है, अमोनोटेलिक, याद रखिएगा साथियों। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है, यूरिकोटेलिक। और जो अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहा जाता है, अमीनोटेलिक कहा जाता है साथियों। और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है साथियों। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षी है, सर्प है, छिपकली है। तो ये तो क्या है, यह है यूरियोटेलिक।
यूरोटेलिक नहीं साथियों, यूरिक अम्ल करने वाले यूरिकोटेलिक जीव है साथियों। और अमोनिया जैसे वो कीट है, जैसे सिप्पी है, झींगा है, ऐसे जीव होते हैं जो एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं साथियों। एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं जो कीट होते हैं साथियों। और मनुष्य है, मनुष्य 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 मछली मनुष्य, मछली, मेंढक, ये होते हैं साथियों यूरियोटेलिक, यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो मनुष्य है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है और इन्हें यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है साथियों। वृक्क से क्या तात्पर्य है? वृक्क से मतलब है यहाँ साथियों जो अपन देसी भाषा में समझते हैं, जो गुर्दे होते हैं अपने शरीर में, उन्हें ही वृक्क कहा जाता है। और इन्हें किडनी भी कहा जाता है साथियों। किडनी, गुर्दे और वृक्क एक ही होते हैं साथियों। तो इनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन है मूत्र नलिका, वृक्क नलिका, मूत्राशय, मूत्र जनन नलिका। तो साथियों जो हमारे शरीर में वृक्क होते हैं, हमारे शरीर में जो, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। ऐसे वृक्क हमारे शरीर में होते हैं साथियों, जिसमें बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है। जो किडनी का बाहरी भाग होता है उसे कोर्टेक्स कहा जाता है। और जो आंतरिक भाग होता है उसे मेडुला कहा जाता है साथियों, उसे मेडुला कहा जाता है। तो जो बाहरी भाग होता है किडनी का उसे कोर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। तो उस किडनी या वृक्क के अंदर अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं साथियों। तो उन छोटी छोटी नलिकाओं को क्या कहा जाता है साथियों? वृक्क नलिकाएं या फिर वृक्काणु, वृक्काणु भी कहा जाता है इन्हें साथियों। और याद रखिएगा साथियों इन्हें नेफ्रॉन भी कहा जाता है। आपको ऑप्शन में नेफ्रॉन भी मिल सकता है, वृक्काणु भी मिल सकता है और वृक्क नलिका भी मिल सकता है। तो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है साथियों वृक्क नलिका, वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्क नलिका, वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी इसकी आगे आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि वृक्क नलिका, वृक्काणु या नेफ्रॉन है वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? वोमेन सपोर्ट में, वृक्क नलिका में, हेन लूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो ग्लोमेरुलस होते हैं वो वोमेन संपुट में पाए जाते हैं साथियों। यानी कि जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? वोमेन संपुट पाए जाते हैं। इन वोमेन संपुटों के अंदर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं हमारे शरीर में मूत्र को रक्त से अलग करने में सहायक होते हैं साथियों। मतलब हमारे जो रक्त होता है उसमें कई प्रकार के, जैसे एमिनो अम्ल है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उन्हें अलग करने में ग्लोमेरुलस का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है साथियों, जो वोमेन संपुट में पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन ए वोमेन संपुट है, वो उसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वोमेन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपवहन का मतलब है साथियों, आपने कई बार नाम सुना होगा डायलाइसिस, डायलाइसिस। अच्छा, डायलाइसिस की क्रिया आपको पता है साथियों कब की जाती है? आजकल साथियों क्या होता है कि जैसे कई बार होता है कि मानव में जो गुर्दे या जो किडनियाँ होती हैं वो कई बार डैमेज या ख़राब हो जाती है साथियों। तो उन किडनियों या किडनियों के ख़राब होने की वजह से क्या होता है साथियों, हमारा जो मूत्र है उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है साथियों, यानी उसका परानिशंदन नहीं हो पाता, यानी उसका उसमें अपशिष्ट पदार्थ है जो मूत्र में, उनको अलग करने में ही हमारी जो किडनियाँ है वो काम आती है। अगर और किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो किडनियों की ख़राब हो जाने की वजह से रक्त का
जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ है उनका उनसे अलग होना नहीं होता है साथियों। तो इसमें क्या होता है कि कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से अपोहन या फिर डायलाइसिस की क्रिया की जाती है साथियों। अपोहन या फिर डायलाइसिस की क्रिया की जाती है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, फेफड़े के लिए, हृदय के लिए, यकृत के लिए या गुर्दे के लिए। तो साथियों जो किडनियाँ अगर खराब हो जाती है किसी में, तो किडनियाँ या फिर गुर्दे के खराब हो जाने पर डायलाइसिस की क्रिया होती है साथियों। उसमें क्या होता है कि एक आदमी में डायलिसिस की क्रिया 3-4 दिन से होती रहती है, जिससे क्या होता है कि मूत्र का जो प्राणिछेदन होता है साथियों, जिसमें से उसे मूत्र में से अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है साथियों। तो अपोहन का प्रयोग किया जाता है गुर्दे या फिर किडनी में साथियों। निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन है फेफड़े, त्वचा, वृक्क, उपरोक्त सभी। तो साथियों मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है वो फेफड़े भी हैं, त्वचा भी है और वृक्क भी है, उपरोक्त सभी है। किस प्रकार से समझते हैं साथियों। फेफड़ों में क्या होता है कि ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, वहाँ से CO2 अलग हो जाती है फेफड़ों में। त्वचा से क्या होता है, त्वचा से हमारे शरीर में पसीने के रूप में लवणों का प्लस जल, इनका ये सब बाहर निकलते हैं पसीने के रूप में, त्वचा से निकलते हैं। तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है त्वचा भी। और जो वर्कक है वो पता है साथियों उत्सर्जन क्रिया में, तो वर्कक का एक महत्वपूर्ण क्रिया ही है, महत्वपूर्ण जो रोल होता है वर्कक का उत्सर्जन की प्रक्रिया में। तो ये तीनों ही है, वो तीनों ही अंग है वो उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मनुष्य की मूत्र की पीएच है 2 से 3, 8 से 10, 1 से 2, 4.5 से लेकर 8 तक। तो साथियों जनरली सामान्य रूप से मनुष्य की मूत्र की पीएच होती है साथियों 4.5 से 8 के बीच। और अगर औसत की बात की जाए आपके किसी क्वेश्चन में, तो औसत होती है साथियों मूत्र की पीएच होती है 6 के आसपास, लगभग 6 होती है, 6 के आसपास है वो मनुष्य की मूत्र की पीएच होती है। तो ऑप्शन में आपको 6 भी मिल सकता है और 4.5 से 8 के आसपास अराउंड भी मिल सकता है साथियों। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी, 4.5 से 8 मनुष्य की मूत्र की पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मूत्र में तीव्र गंध आती है अमोनिया के कारण, जल के कारण, लवण के कारण, यूरिया के कारण। तो साथियों मूत्र में तीव्र गंध आती है अमोनिया फिर NH3, जिसका सूत्र है अमोनिया का, अमोनिया के कारण ही मूत्र में तीव्र गंध आती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। उत्सर्जन एक कौन सी प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी यांत्रिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है या भौतिक क्रिया है। तो साथियों उत्सर्जन है वो एक जैविक क्रिया है। आपको पता है कि उत्सर्जन जीवों में होने वाली एक क्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये एक जैविक क्रिया होती है साथियों, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा साथियों। तो ये एक जैविक क्रिया होगी साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, लोबोपोडिया के द्वारा, यूरोड द्वारा, प्लाज्म झिल्ली के द्वारा या फिर संकुचनशील रसदानी के द्वारा। तो अमीबा क्या है सर। अमीबा एक जल में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है साथियों, याद रखिएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जो कि जल में पाया जाता है। इसकी आकृति अनिश्चित होती है और ये विसरण की क्रिया के द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है साथियों, विसरण की क्रिया के द्वारा। तो इसके जो अमीबा में उत्सर्जन होता है वो संकुचनशील रसदानियों के द्वारा होता है साथियों, संकुचनशील रसदानी के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संकुचनशील रसदानी अमीबा में उत्सर्जन क्रिया में सहायक होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। केंचुए में उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन, रेफाइडस, मूत्रवाहिनी। तो साथियों केंचुआ क्या होता है, केंचुआ में जो उत्सर्जी अंग होता है साथियों वो होता है नेफ्रिडिया या फिर इन्हें वृक्क भी कहा जाता है। हिंदी में इसे वृक्क और इंग्लिश में नेफ्रिडिया कहा जाता है, जिनमें उत्सर्जी अंग होते हैं साथियों। और आपको बता दूं साथियों जो केंचुआ होता है वो हमारे जो खेतों की जो ज़मीन होती है उस ज़मीन की मृदा में पाया जाता है और ये
वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है साथियों। वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है, जो खाद अपनी फसलों के लिए एक तरह से अमृत के रूप में होती है साथियों। यानी ये बहुत ही पोषक, एक तरह से पोषण प्रदान करने वाली खाद है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं साथियों। तो इसलिए इसे सॉरी साथियों, इसे इसलिए ही केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है साथियों। कई बार एग्जामों में जनरली पूछा जाता है कि किसान का मित्र होता है, तो केचुआ ही किसान का मित्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी जो मृदा है उसे उपजाऊ बनाता है, और मृदा उपजाऊ होगी तो फसल भी अच्छी होगी, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है साथियों। तो केचुए में उत्सर्जी अंग होते हैं साथियों, नेफ्रीडिया या फिर वर्कक होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में मुख्य उत्सर्जी अंग है मूत्रवाहिनी, नेफ्रीडिया, मेलफिदी नलिकाएं या फिर वर्क। तो साथियों तिलचट्टे में मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं साथियों वर्क, मेलफिदी नलिकाएं साथियों। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेलफिदी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के, लोहा, कोबाल्ट या फिर कार्बन। तो साथियों मानव में जो गुर्दा या फिर किडनी का रोग होता है, जिसमें किडनियां खराब हो जाती है, तो वो कैडमियम की अधिकता से होती है साथियों। अगर कैडमियम की प्रदूषण के रूप में हमारे अगर वो गुर्दे में संपर्क में आता है, तो उससे गुर्दे का रोग हो जाता है साथियों। किडनियाँ खराब हो जाती है, फिर उसके बाद में डायलिसिस की क्रिया के द्वारा आदमी को कुछ दिनों के लिए उसको उसके मतलब कुछ दिनों के लिए उसे डायलिसिस की क्रिया के द्वारा जीवित रखा जाता है साथियों। तो कैडमियम की प्रदूषणता के कारण ही गुर्दे या फिर किडनी में उसकी किडनी डैमेज होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, वर्क का पतला बाहरी भाग कहलाता है। साथियों मैंने अभी बताया था, जो किडनी होती है उसका जो बाहरी भाग होता है, होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग होता है मेडुला। तो वर्क का पतला बाहरी भाग होता है साथियों कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग होता है साथियों मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो साथियों मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में, याद रखना, ये से यूरिया और ये से यकृत, ये से यकृत और ये से ही यूरिया। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों आपसे। तो याद रखना, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है साथियों एग्जामों में। तो मूत्र का पीला रंग होता है साथियों यूरोक्रोम के कारण। जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा साथियों। तो साथियों आप सभी लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देकर मुझे थोड़ा मोटिवेशन देके आप बता सकते हैं साथियों। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।